नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव के बारे में। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी का एक अपना अलग ही रसूख है और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में आने के बाद पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल गए हैं और जिस तरीके का शो आज हुआ है उसे लेकर ये भी नज़र आ रहा है कि सिंधिया को छोटा आंकना कांग्रेस के लिए तो कम से कम फिलहाल बड़ी ही भूल कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि अब जबकि उपचुनावों का जो तारीख का ऐलान है वो लगभग तय ही है कि अक्टूबर में ये उपचुनाव होंगे और अगर उसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, सिंधिया जी को आगे रख रही है, तो उसके क्या मायने हैं, इनमें क्या क्या समीकरण तय हुए हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के शैलेंद्र प्रधान जी बीजेपी का पक्ष यहाँ रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अविनाश जी रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल शैलेंद्र जी आपसे कि टाइगर अभी जिंदा है, इस तरीके के पोस्टर जो है वो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अब नज़र आ रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित करते हैं? देखिए, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम है और कांग्रेस की जो जड़ थी या जो कार्यकर्ताओं की जमावट थी वो माननीय सिंधिया जी के नाम से ही थी। अब अगर सिंधिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके राज्यसभा सदस्य हो जाते हैं, उसके बड़े नेता का उनको जो हैसियत दी गई है या जो स्तर दिया गया है, तो निश्चित ही उनके जो कार्यकर्ता कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ जाएंगे और बीजेपी की भी अपनी जमावट थी, तो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कांग्रेस का लगभग नगण्य वहाँ पर प्रभाव रह जाता है। बिल्कुल। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो जोड़ी बनाई गई है वहाँ पर, ये हाईकमान के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है कि चूँकि नरेंद्र सिंह तोमर हों या शिवराज सिंह चौहान हों, प्रदेश की राजनीति में इनका बड़ा जिसको कहें दखल है और सिंधिया जी से इनकी अनबन ना हो या किसी तरीके का वैमनस्य ना हो, इसलिए पहले ही दिन से जो है वो सिंधिया जी को फोकस में रख के इन दोनों को लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा दुराव या अलगाव जैसा कुछ वो नहीं होता। माननीय नरेंद्र सिंह जी उसी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, माननीय शिवराज जी भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित ही पार्टी हाईकमांड ना भी बोलता, वैसे बोला है कि नहीं ये मेरी जानकारी में नहीं, पर ना भी बोलता तो भी क्योंकि वहाँ माननीय ज्योतिरादित्य को पार्टी ने शामिल किया है, उनको राज्यसभा सदस्य बनाया है, तो निश्चित ही पार्टी ने उनको एक स्तर प्रदान किया है। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा अविनाश जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल में आप प्रभाव को जानते ही हैं। अब चूँकि बीजेपी में उनके आने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर हों या बाकी के अन्य वहाँ नेता हों, क्या उनका कद कम हो रहा है वहाँ? देखिए, युवा नेता के रूप में सिंधिया का बड़ा उस एरिया में सिंधिया से राजनीति शुरू होती है और सिंधिया के नाम से ख़त्म होती है, तो इससे क्या है कि वहाँ पे चारों तरफ सिंधिया का अच्छा प्रभाव है और जो बीजेपी का अपना सेटअप है वो उससे इनको प्रमोशन मिलेगा, जो बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो 1+1=11 हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि चूँकि प्रभाव को जिस आदमी का प्रभाव रहता है कि जो इनके वहाँ के दिल्ली के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को सुझाया होगा कि जब लाइट फोकस करना है तो सिंधिया से शुरू करें और उनके पीछे बाकी लोग रहे। क्या ये जो समीकरण तय हुए हैं ये देखते हुए किए गए कि सिंधिया जी का उपयोग अब दिल्ली या केंद्रीय राजनीति में किया जाए, क्योंकि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेताओं के जाने के बाद बीजेपी में 2 महत्वपूर्ण पद खाली हैं,
तो क्या वहाँ बीजेपी एक प्रयोग कर रही है कि युवा नेतृत्व को वहाँ सेट किया जाए? हाँ, इसमें आपका कहना सही है। वो आकलन केंद्रीय कमेटी ने बनाया है कि अभी तक इस एज ग्रुप के कोई बड़ा नेता बीजेपी में अवेलेबल नहीं है। और इन्होंने जो भी आपस में जो भी बात हुई हो, उसके अलावा ये लगता है कि इस चुनाव के बाद जो भी चुनाव का निर्णय होगा, जो जनता देगी, उसके बाद उनको शायद वहाँ पे दिल्ली में ले जाया जाएगा। और जो 2-3 ऐसे पद हैं, क्योंकि वो क्रिकेट कंट्रोल इससे भी शामिल रहे हैं, और जेटली और वो मतलब सुषमा स्वराज और वक्ता भी अच्छे हैं, तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि जो युवा का वर्ग है बीजेपी का, उसको फोकस दिया जा रहा है। और उसको फोकस देके जो इंडिया के जितने भी युवा लोग हैं, ऐसा लगता है कि उनको सेकंड लाइन डेवलप करने के लिए आदेश करेगी। बिल्कुल। और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी, चूँकि मराठा नेताओं की कमी बीजेपी में है, उसकी पूर्ति करने के लिए सेंट्रल इंडिया से ये चेहरा लिया गया है और बोला गया है यहाँ के नेताओं को कि इनका कद घटना नहीं चाहिए। देखिए, मराठा नेता के रूप में उनका प्रभाव महाराष्ट्र तक है। इधर उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस के महामंत्री थे, तो वहाँ भी है। और एक प्रभावशाली उनका परिवार, और उसमें भी माननीय राजमाता के पोते वसुंधरा जी और यशोधरा जी के भतीजे, तो निश्चित ही ये परिवार मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का परिवार था। हम में ये बीच में माननीय माधवराव जी भी कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, तो वो कांग्रेस में गए, उसके बाद ज्योतिरादित्य जी भी गए, पर अब आ गए तो हम तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ आपको नहीं लगता कि कुछ नेता जो हैं वो इस वजह से अनबने हैं कि साहब सिंधिया जी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, पुराने जो नेता हैं, वो इस चक्कर में इग्नोर हो रहे हैं? देखिए, जब घर में नई बहू भी आती है तो कुछ नंदे, कुछ जिठानी, कुछ अनबनिया, क्या कहें, थोड़ा सा मन में संकेत होते हैं। हाँ, पर बाद में जब आदमी घुल मिल जाता है तो वो पूरा परिवार एक हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा अविनाश जी कि चूँकि कांग्रेस इस समय एक ग्रुप तो वाकई बड़ा सशंकित है कि पता नहीं क्या होगा उपचुनाव में, उनको परिणाम भी लगभग पता है, पर एक ग्रुप जो है कांग्रेस का वो बड़ा बढ़ चढ़कर दावे और बातें कर रहा है कि लोग सिंधिया जी से त्रस्त थे ग्वालियर चंबल संभाग में, अब कांग्रेस को अच्छा वहाँ पर प्रतिशत मिलेगा, ऐसा कहते हैं, दावे कर रहे हैं। कितना दम है इनके दावों में? देखिए, इनके दावे का इसलिए कुछ सच नज़र नहीं आ रहा है कि आपने वहाँ पे अभी काम ही शुरू नहीं किया है ना। होमवर्क करना चाहिए, वहीं पे रहना चाहिए। जितने भी जो नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं भी पद यात्रा करूँगा वहाँ पे पूरे इलाके में, दिग्विजय सिंह के कंपैरिजन में। तो भाई आप जब वहाँ पे हो तो पूरे लोग वहीं बैठो और होमवर्क करो। अब आप इधर बैठे बैठे डायलॉग बोल दो, टीवी पे बोल दो कि साहब मैं तो मेरे तो 27 सीटें आ रही हैं और ये आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे ज़्यादातर इस तरह की बातें करना फिर बाद में पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। और ये जो दावे कर रहे हैं नेता, क्या इनकी बाद में कांग्रेस खबर लेगी कि भाई आपकी वजह से सरकार भी चली गई और दावे कर रहे थे तो अब चुनाव में भी वो परिणाम नहीं मिले, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस में तो क्या है कि अभी ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है। जो नेता है वो उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, वो मतलब व्याकुल टाइप के दिखते हैं। और दूसरी जो पार्टी है जिनके बारे में आपने संकेत किया, वो जो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, उसमें देखिए साहब, कोई भी काम करने के लिए अपन छोटा सा एक दीवार बनाते हैं तो पहले तो नींव रखी जाएगी, फिर ईंट रखी जाएगी, फिर प्लास्टर होगा। इनका तो कोई काम ही शुरू नहीं हुआ। अभी रेत भी नहीं पटकी, गिट्टी भी नहीं पटकी, ना ईंट आई और जिगर बिल्डिंग तैयार हो गई, तो बहुत दिक्कत का काम है। और जो अभी प्रधान जी ने कहा कि कोई भी आदमी जब बाहर से नया आता है तो उसको घुलने मिलने में टाइम लगता है। और चूंकि वो बड़ा फोकस है, तो बड़े फोकस में दो फायदे होते हैं। एक तो यदि कोई अनमने मन में मान भी ले तो भी उसको जब बड़ा फोकस होता है तो उसके साथ रहना पड़ता है।
और पार्टी की जब जब नीति रहती है कि भाई आपको जब इस व्यक्ति के पीछे रहना है या फोकस उसी को करना है, तो पार्टी उसको कर रही है, क्योंकि उसको तवज्जो देगी और पूरे युवा लोग यदि इसी तरीके से पूरी वर्किंग इन्होंने की और ये प्रैक्टिकल बीजेपी का सक्सेस हो जाता है, तो इसी को वो कई जगह जहाँ पे आने वाले चुनाव है उसको हमें लगता उसको फोकस करेंगे सिंधिया जी। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी कि सिंधिया जी के आने की बात तो ठीक है, पर उनके साथ जो और कार्यकर्ता या नेता आ रहे हैं उनको लेकर पूरे प्रदेश भर में हलचल है, और पुराने बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना ये है कि साहब हमारी उपेक्षा हो रही है, और वो इस मामले में बैठकें भी कर चुके हैं। तो यहाँ आप किसकी गलती मानते हैं? ये प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरफ थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं दे रहा है, या ये जानबूझ के हो रहा है कि इस बहाने अच्छा है थोड़ा सा और अपना यहाँ का भी कचरा साफ हो जाए, ये सोच के चल रहे हैं? जब नया एक समूह पार्टी में आता है तो पुराने समूह और नए समूह में तालमेल बैठता है। अब ये बात सही है कि पुराने समूह में कुछ लोग शंका लू हो जाते हैं, पर ये समय के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में सब सम्मिलित होंगे, सब अनुशासित रहेंगे, और तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से हाईकमांड भी निर्णय लेगा। पर उनके साथ दिक्कत ये है कि कल तक जिनके खिलाफ वो नारे लगाते रहे, आज उनके लिए उनको झंडा उठाकर चलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ग्वालियर चंबल की ये है कि जिन 16 सीटों पर अगर हम दारोमदार देखें, ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों की अगर हम बात करें, तो वहाँ सिंधिया जी का बड़ा प्रभाव है। और अभी जो हारे हैं जो लोग, वो लोग क्या मन स्थिति उनकी ऐसी बन पाएगी कि वो काम कर पाएँ 2 महीने बाद ही? देखिए, आप बड़ी व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि जो अभी हारे हैं और जिन्होंने उन्हें हराया, और वो एक जो हारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में थे और जिन्होंने हराया वो कांग्रेस में थे। अब वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर और उनको अगर टिकट देते हैं तो निश्चित ही कुछ मन में कटुता आती है। और यही संगठन के जो शीर्ष नेताओं हैं उनका यही कार्य है, और जो हमारे संगठन बनते हैं इसी को तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे। सिंधिया जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे पहले देखते हैं कि मेरा समर्थक, मेरा खास चेला जो है वो सेट हुआ कि नहीं। उन्होंने बीजेपी अगर ज्वाइन की तो सबसे पहले ये कहा कि भाई मेरे को तो 10 मंत्री चाहिए ही चाहिए, तो बीजेपी ने कहा ओके। तो यहाँ जो उनने अपनी बात मनवाई वैसी ही आगे मानी जाती रहेगी, तो बाकी के लोगों का तो हक ही खारिज हो जाएगा। देखिए, आज की तारीख में परिस्थितियाँ भिन्न थी। मेरा मतलब कि उनके लोग आए और उसके कारण आपकी मेजॉरिटी बनी, तो निश्चित ही आज उनका अपर हैंड था। पर चुनाव के बाद अगर उन्होंने अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर दी और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी में एक जन सैलाब या क्या कहते हैं वोटों की दृष्टि से दिखेगा, तो माननीय हाईकमांड निश्चित ही सही आकलन करके जो पुराने नेताओं को समझाएगा। पर क्या सिंधिया जी ऐसा बड़ा दिल दिखा पाएंगे बाद में कि नहीं, अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो अपने हर चेले के लिए, हर समर्थक के लिए अड़ेंगे नहीं कि हाँ ठीक है ये बीजेपी का है तो ये भी मेरा ही है? ऐसा तो नहीं होगा कि बाद भी ये प्रक्रिया जारी रहे कि नहीं साहब मेरे ही समर्थक पहले सेट होंगे, या वो अपना बड़ा दिल दिखाएंगे क्योंकि उनको भी आगे के पायदान तय करना है, आगे की राजनीति करना है? देखिए, तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या निर्मित होंगी इसके ऊपर अभी से आकलन करना मुझे लगता है अनुचित होगा। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ अविनाश जी कि क्या वाकई सिंधिया जी बाद में, अब चूँकि जो दिख रहा है उससे ये भी है कि जल्दी ही वो केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं, और फिर जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की कि केंद्रीय राजनीति में ही उनका स्थान रखा गया है, तो बाद में क्या वो इस तरीके से अड़ेंगे कि नहीं अब मेरे समर्थक और आ जाएं, या फिर बीजेपी के लोगों को भी वो समाहित करेंगे ताकि
एक सर्वव्यापी नेता की छवि उनकी बन सके, या उसको नहीं कर पाएंगे वो? नहीं, उसमें जिस तरीके से डेले वाला नमक होता है, उसको पानी में घुलने में टाइम लगता है, तो ऐसा टाइम लगेगा। मगर ये आज की जो परिस्थिति है उसमें यूँ मान लें जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें सिंधिया के लोग ही खेलेंगे। उसके बाद जो अब मैच हो जाएगा अक्टूबर के बाद, जिसका रिजल्ट नवंबर फर्स्ट वीक में आएगा संभावित, उसके बाद ही इसमें समझ में आएगा। और उसमें चूंकि वो भी उस टाइप के नेता हैं कि वो डाइल्यूट करेंगे बीजेपी के और अपने लोगों को, इसमें अड़ना उचित भी नहीं है। क्योंकि आपको लंबी रेस के घोड़े की तरह यदि अपन काम करेंगे तो आपको हर जगह आप अड़ेंगे तो वो आपकी छवि धूमिल भी हो सकती है उसमें। और चूंकि हाईकमान जब सपोर्ट कर रहा है तो फिर वो क्यों यहाँ प्रदेश की राजनीति? नहीं, प्रदेश के जो लोग हैं यदि जो थोड़े से अनमन हैं भी, वो भी समाहित इसलिए हो जाएंगे कि अभी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे संगठन में ऐसा उन्होंने किया कि यदि कुछ होगा तो उनको इस तरह से ऑब्लाइज कर दें कि ताकि उनके मन में कटुता ना रहे उनके प्रति। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी क्या ज़्यादा ओबलाइज कर रही है? जैसा कि कल का एक बयान देखिए आप, परिवहन और राजस्व मंत्री हैं गोविंद राजपूत, उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी में आने के बाद लग रहा है कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, नहीं तो कि लगे 1.25 साल तक वो रहे तो मंत्री, पर लगता ही नहीं था कि मंत्री हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं होते थे। तो ये कुछ चेंज आए हैं, ये हाईकमान के कहने पे ही आए हैं या बीजेपी की ऐसी ही कार्यशैली है? नहीं, इसमें आपका कहना सही है कि बीजेपी का कार्यशैली अलग थी, निश्चित बात है। मगर चूंकि कांग्रेस की शैली से आदमी त्रस्त होके आया, या मान लो चलो सिंधिया जी की वजह से भी आए, मगर उसमें एक बात समझ में आ गई उनको, आज के प्रशासन को और मतलब बीजेपी को, कि यदि वो ऑब्लाइज नहीं कर पाए, उनके पास 1.5 साल थी, 1.25 साल थे, वो चाहते तो अपने लोगों को, हर एक आदमी को जो जाने वाले थे उनको ऑब्लाइज किया जा सकता था, मगर उन्होंने नहीं किया। और इसमें इस तरीके की जो भावना रहती है और आदमी को प्रायोरिटी दी जाती है, उसमें इस तरह का रहता है कि फलाने मंत्री का फ़ोन आए, सेक्रेटरी वो अच्छे से बात करे, फिर साहब को बताया, फिर उनसे बैक उनको बोल कि साहब से बात हो गई है, आप आ जाइए। तो इस तरह से प्रायोरिटी जब देते हैं तो आदमी को अच्छा लगता है। अब आपने कहा कि मिलना है, अब उन्होंने कहा 6 दिन बाद ही मिलेंगे, तो फिर ऐसे में छवि धूमिल होती है। उसी कारण कांग्रेस की सरकार भी गई और बीजेपी ने उसको संभला कि किस वजह से कांग्रेस की सरकार गई, उसकी स्टडी की, केस स्टडी की, कि वरना मेरे ऊपर ऐसी कोई बात आने वाले समय में ना हो, इसलिए उनको प्रायोरिटी सभी को दी जा रही है। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि ये जो कांग्रेस से आए हुए मंत्री हैं वो अब उनको लग रहा है कि वाकई कुछ काम हो रहा है, पर बीजेपी में पूर्व में ये रहा है कि शिवराज जी की जो 2018 की सरकार थी, जो चली ही इसीलिए गई कि मंत्री बड़े त्रस्त थे और 14 मंत्री हारे इसी वजह से कि वो काम ही नहीं करा पाते थे अपने विभाग के। जनता के तो काम कराना दूर की बात है, खुद ही अपने लिए ही परेशान रहे वो। तो क्या ये अब कमी दूर हो गई है? किस वजह से ये शब्द निकल कर आ रहे हैं? लेकिन निश्चित ही हमारी 155 सीटें थी, 107 सीटें रह गई, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी थी और इसका समाधान निकलेगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही। ये कमी नहीं था कह पाते हैं इतनी बेबाकी से। अविनाश जी, ये जो चीज़ निकल कर आ रही कि सरकार चलाने वाले को फ्री हैंड भी देना चाहिए, मंत्री को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि वो मर्यादा में रहकर जनहित के काम कर पाएँ। क्या एक प्रेत छाया जैसी पड़ गई दिग्विजय सरकार की? जो अंतिम आपने दौर देखा होगा 2002 से 3 तक का, वो ऐसा ही था कि अधिकारियों की मनमानी चलती थी और मंत्री जो है वो या कार्यकर्ता जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। वैसी स्थिति शिवराज जी के 2018 की गवर्नमेंट में भी हुई कि ऐसे ऐसे अफसरों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए कि उन तक सही फीडबैक पहुंचना ही बंद हो गया था और उसके नतीजे में वो हार गए। क्या अभी कुछ सुधार आया है उनमें, या हाईकमान ने उनको कहा है तब ये सुधार आया? नहीं, हाईकमान ने कहा है, उसमें सुधार आया है। पहले उन्होंने क्या है, प्रमोटी ज़्यादा लोगों को, उनके चारों तरफ पूरा वो था, काकस था, उस काकस को में आपकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती थी। और उन काकस में जो प्रमोटी थे वो क्या करते थे कि अपने यदि अपना नुकसान ना हो जाए तो वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचाते थे। उससे सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ
और इसी वजह से जो 155 की जगह 107 आए, और उसमें कई लोग, आपने देखा होगा, कई बड़े से बड़े दिग्गज लोग हार गए। और उसका कारण भी यही है कि कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। और यदि कोई आदमी आपकी बात नहीं सुनता है तो सार्वजनिक जगह भी कोई व्यक्ति मिलता है, सीएम हो चाहे कोई हो, वहाँ पे भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको टाइम दिया तो नहीं दिया, वह सार्वजनिक रूप से भी आपको कई बार मुलाकात होती है, तो आप अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं। कहने और बीच में वैक्यूम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। एक बात और प्रधान जी की सरकार डिसीजन लेने में बड़ी देर करती है। आज कई कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं पर उनके पास काम नहीं है, क्योंकि सत्ता ये कह रही कि अभी उपचुनाव हो जाएं उसके बाद देखेंगे। मतलब 7-8 महीने इसी में निकाल दो, 1.25 साल उसमें निकल गया, 7-8 महीने इसमें निकल गए, 2 साल कार्यकर्ता के या वरिष्ठ नेताओं के निकल गए, बिना काम के बैठे हुए हैं। तो क्या ये हाईकमान या प्रदेश नेतृत्व देखता नहीं है कि नहीं भाई समय के हिसाब से अब इसमें क्या टेस्ट करना कि साहब प्रधान जी हों या रघुनंदन शर्मा हों या अनूप मिश्रा हों, इनको काम से लगा दिया जाए तो ये क्या कोई कांग्रेस में थोड़ी चले जाएंगे? हाँ, ये कुछ कमियां रही हैं और उसके लिए नाराजगी व्यक्त की जा चुकी है। उसके ऊपर हाईकमांड ने कुछ आश्वासन दिए, तो ऐसा लगता है ये सब जो कमी रही है वो दूर होगी। या ग्वालियर का जो शो है अविनाश जी, उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो कार्यकर्ता है वो इस पे नाराज नहीं कि सिंधिया जी आ गए, वो इस पे नाराज है कि साहब सरकार हमारे बारे में डिसीजन नहीं ले रही है। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या बड़े नेताओं को कितना अखरता है? अभी इसमें कोऑर्डिनेशन बनाएंगे वो लोग, ऐसा लगता है, और जो भी डिसीजन होगा जो हमको समझ में आ रहा है वो इलेक्शन के बाद ही होगा। यदि अभी दे देंगे तो वो उतनी डेडिकेशन से उनके प्रति काम नहीं करेंगे। होता भी है जब आपको कोई पोर्टफोलियो या कुछ मिल जाता है तो आदमी इजी हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी नहीं, पर ये आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की सरकार का उदाहरण, इधर कमलनाथ थे जो किसी से मिलते नहीं थे, अपनी कोठरी में बैठे रहते थे, 2 दलाल पाल रखे थे उन्होंने और 4-5 पीसीसी में वो घूम रहे थे। उधर आप भूपेश बघेल को देखिए, उन्होंने आते से ही सारे निगम मंडल भरना शुरू किए, उन्होंने आते से ही चुनाव करा लिए नगरीय निकायों के। तो जो कार्यकर्ता एडजस्ट हो सकता था वो तो एडजस्ट कर ही दिया उन्होंने। तो इसमें क्या दिक्कत है? आज ये तो पता है ही कि भोपाल में इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे घूम रहे हैं, इनको आज करें या कल करें, आज अगर कर देंगी तो वो जाके और चुनाव में मेहनत करेगा ना आदमी। आपकी बात सही है। देखिए वहाँ पे जो उनके इंचार्ज हैं मिस्टर पुनिया हैं, और वो आईएएस हैं, और वो बहुत पुराने आईएएस ऑफिसर हैं जो बघेल साहब के, मतलब जो उनके प्रभारी हैं कांग्रेस के। और उस आदमी की ब्लूप्रिंट से, मतलब बघेल जी का भी काम था मगर उसमें पुनिया जी का भी बड़ा योगदान है, इसलिए वो अभी तक प्रभारी हैं वहाँ पे। नहीं तो कांग्रेस में चुनाव के बाद प्रभारी भी बदल जाता है, तो इसलिए प्रभारी हैं कि उन्होंने, मतलब जहाँ तक वो जा सकते थे वहाँ तक उन्होंने काम किया, इसलिए ज़्यादा सीटें आई। अब इधर क्या है, जब आप एक काकस के रूप में बने रहोगे और आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और यदि जो आप कह रहे हैं यदि बघेल साहब जैसा ये करते तो हो सकता है ये परिस्थितियाँ नहीं बनती। आज शिवराज जी के साथ भी लोग यही कह रहे हैं कि साहब मार्च में आपने कार्यभार ग्रहण किया, तीसरे महीने से अब आदमी जो है अगर अक्टूबर तक का लगा ले तो 7 महीने तो ये उसके वैसे ही निकल गए। ठीक है, और इसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ठीक नवंबर या दिसंबर में ही नियुक्तियां शुरू हो जाएं, फिर क्या परिस्थितियां क्या कुछ नहीं मालूम किसी को। और अगर अभी भी ये डिले करते हैं तो आचार संहिता लगेगी और फिर उसके बाद नियुक्तियां रुकेंगी। तो बेस्ट ये होता कि अभी जो हैं सीनियर उनको तो काम पे लगा देते, चाहे वो अब जिन इलाकों में विवाद नहीं वहाँ तो भर ही सकते थे पोस्ट। जैसे भोपाल की बात करें या सागर संभाग की बात करें या ग्वालियर चंबल की बात करें या इंदौर की करें, तो यहाँ कुछ सीनियर नेताओं के बारे में तो पता होगा ना उनको। नहीं, पता तो सब है, मगर इन्होंने एक अपनी वो बना ली है कि यदि इधर बनाएंगे तो वहाँ विद्रोह ना हो जाए ग्वालियर साइड में जहाँ चुनाव होने वाले। विद्रोह तो तब होगा जब बाद में पोस्ट खाली रहे, जैसा कि कमलनाथ ने गलती की थी कि अभी पहले लोकसभा निपट जान दो, तो लोकसभा निपट गया,
ठीक है। जब उसके बाद उनने कहा अब करने की बारी आई तो उनने कहा साहब अभी नगरीय निकाय होने वाले हैं, तब हम उसके बाद में करेंगे। पता चला ना वो नगरीय निकाय हुआ ना कुछ हुआ, उसके पहले ही सरकार चली गई। नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है, मगर जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी वहाँ तक बात गई है, मगर इसमें जो बीजेपी के जो वो हैं नेतागण और जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि साहब कोरोना आ गया, अभी इसको सेटल हो जाने दो। नहीं, कोरोना आपको नहीं लगता कि एक बहाना भी बन गया है? हाँ, कि इस बहाने जो चीजें लिंगर ऑन की जा सकती हों अपने हिसाब से कर दो, किसी और नेता के पर कतरना हो, तो ये भी बीजेपी में चल रहा है। ये आपका ये कहना सही है। इस तरह से 2 साल पूरे चले जाएंगे और फिर बाद तीसरी साल जब शुरू होगी और उसी समय आशा लगा के लोग आज बैठे हुए हैं, जो आपका कहना सही है कि 7 महीने होने को हैं, और यदि अभी आपने ऐसा नहीं किया तो वो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब उनका इसमें ये कहना है, जो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका ये कहना, देखिए साहब अब अपनी तो सरकार आएगी, अब आप तो कोई एमएलए हो नहीं कि चले जाओगे, ठीक है ना। इसमें उनके यहाँ पर अगर वो अनबना रहेगा, काम नहीं करेगा, तो नुकसान तो बीजेपी को ही होना है। बीजेपी को होगा, मगर अभी उनका ये कहना है कि पूरा फोकस आप 27 उसमें चुनाव में करिए, वो जीतेंगे उसके बाद ही हम कुछ बताएंगे, ऐसा बीजेपी कार्यालय से सोचना है। हाँ, सोचना है। ये भी कहावत है प्रधान जी कि भूखे भजन ना होए गोपाला। तो आपको लगता है कि कार्यकर्ता या नेता बिना काम के या बिना किसी जिम्मेदारी के दौड़ पड़ेंगे अब तब की? कितना मेहनत करें, वो बार बार हर चुनाव में मेहनत करते आए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा हो, अब फिर एक उपचुनाव। देखिए, आपने जितनी स्पष्ट व्याख्या की है उसके बाद मैं नहीं सोचता मुझे इस पर कोई अपनी टिप्पणी देने की आवश्यकता है। तो कार्यकर्ताओं नेताओं में थोड़ा सा ये आशा तो है कि डिसीजन जल्दी हो जाए तो बेस्ट रहे। हाँ, निश्चित ही शुभ तो शीघ्र में है। और एक पुरानी जुडिशियल कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत बढ़िया बात कही आपने। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों में एक बड़े पद पे जो बैठा हुआ नेता होता है, उसकी ये भावना बन गई है कि वो संगठन को बढ़ाने की बजाय, विस्तार करने की बजाय, कहते हैं ना कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, कोई एक खिलाड़ी नहीं खेलता है, पर अब ये भावना बनती जा रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसमें कुछ नेताओं में, सभी में नहीं, कि कहीं ये नेता आगे ना बढ़ जाए, इसका कुछ भला ना हो जाए, तो इसलिए बस टालते रहो। हाँ, उसका एक कारण है कि अभी जैसे आपने देखा उमाशंकर जी के चुनाव में या और भी चुनाव में, इस वजह से ही जो पार्टी के लोग हारे हैं बीजेपी में, उसका मेजर कारण ये है कि तो मिसबिहेवियर, वाणी से अच्छा नहीं बोलने का, दूसरा क्या है कोऑर्डिनेशन प्लान करने का, दूसरा ये है कि आप आगे ना चले जाओ। अब उनको किसी ना किसी व्यक्ति ने तो आगे किया ही होगा ना, वो उसमें भी एक समीक्षा होना चाहिए, भाई आपका समय पूरा हो गया, जैसे बीजेपी में कहा कि साहब इस उम्र के बाद हम आपको नहीं लेंगे, और या इस 3 टाइप के उन्होंने ABC बना रखा है कि भाई। पर बीजेपी में भी एक व्यक्ति तो एक ही पद पर बैठा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये असंतोष का कारण बनता है। नहीं, वो तो रहते ही है। और जो आप कह रहे हो वो अब आजकल लोगों में आइसोलेशन डेवलप हो गया है कि मेरे अलावा कोई न हो, ना इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो मेरे को डैमेज करेगा, इसलिए वो वहीं पे बिल्कुल मूर्ति समान बैठे हुए हैं। और इसी वजह से आने वाले समय में यदि ये परिवर्तन नहीं आया तो उसमें किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। या प्रधान जी, चूँकि बीजेपी की भी बात हो रही है, सिंधिया जी की भी हो रही है, सिंधिया जी तो एक बाहर से आए हुए उत्प्रेरक की तरह काम कर सकते हैं पार्टी में कि हाँ भाई आपकी पार्टी में ऊर्जा ला दें, पर मूल काम तो आपकी पार्टी को करना पड़ेगा। हाईकमान कह रहा है कि सिंधिया जी को लेके चलना है, अच्छी बात है, सब लोग चल रहे हैं वहाँ के, पर जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनको तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी को सपोर्ट कर सकते हैं, पर जो बाकी के लोग हैं वो निरंतर बार बार यही बात उठा रहे हैं कि जो डिसीजन लेना है जल्दी लीजिए, चाहे सत्ता हो या संगठन हो, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद फिर और लोग आएंगे, तो कंपटीशन जो है वो और बढ़ेगा। तो जो पुराना कार्यकर्ता है या पुराना नेता है वो कैसे अपने आप को साबित कर पाएगा उस दौड़ में? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी एनालिसिस गलत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा अविनाश जी कि भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान को डायरेक्ट करना पड़ रहा है, तब स्थितियाँ संभल रही हैं,
चाहे आप मंत्रिमंडल गठन की बात कर लें, चाहे आप विभाग की बात कर लें, और आप देखिए अभी तक लगभग जिसको कहें 2 महीने होने जा रहे हैं अब, या मार्च से देख लें तो हम तो काफ़ी समय हो गया अब तक तो, पर अब जिलों का वितरण नहीं हो रहा है, बाकी के निगम मंडल रुक गए, पर हाँ जो कांग्रेस से आए थे उनको तत्काल दे दिए गए। ऐसे में असंतोष भड़कता है कि नहीं? नहीं भड़केगा, मगर अभी क्या है कि थोड़ा सा उनको ये सभी लोग वहाँ पे पार्टी के लोग कह रहे हैं अभी तुम रुक जाओ, उनको अपन बाहर से लाए, उनको पहले मतलब उनके अतिथि का देवो भव। सत्कार करो, है ना, उसके बिल्कुल। बाद आपका नंबर आएगा, इस तरीके से उनकी भावना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। निसंदेह ग्वालियर चंबल संभाग का शो बीजेपी के लिए, खासतौर पर सिंधिया के लिए हितकर है, परंतु लोगों की और ख़ासतौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा सरकार और संगठन से ये भी है कि वो उनके बारे में भी सोचे, क्योंकि खाली पेट कब तक कार्यकर्ता दौड़ते रहेंगे। उनके लिए भी कुछ काम, उनके लिए भी कुछ ओहदे मिलना आवश्यक है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।